हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं भागचंद गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समांतर श्रेणी का जो लास्ट चैप्टर है यानी लास्ट एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कराएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उसको हम कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम समांतर श्रेणी की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन या हर प्रकार की जानकारी आपके लिए सबसे पहले मिल सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्या होगा कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी जानकारी तो आपके लिए मिल ही जाएगी और साथ में हमारा जो मोटिवेशन होता है वो भी बढ़ता जाता है। हमें लगता है कि हमारे बच्चे देख रहे हैं तो हमें और आगे बढ़ाने की पूरी जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम जो एक्सरसाइज है 5.3 का जो क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन 18 है उसको देखिए। क्वेश्चन 18 है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्क्रीन पर लिखा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो चूँकि दोस्तों किताब में जो आकृति पहले से दी गई है उसको देखेंगे कि इसमें एक केंद्र को लेकर के सर्पिल बनाया गया है और हर एक सर्पिल में उसकी जो त्रिज्या है उसका साइज बढ़ता जाता है। पहले है 0.5 सेंटीमीटर, फिर अगले के लिए 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर आगे 2.5 सेंटीमीटर, फिर और आगे 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से वो बढ़ता जाता है। ठीक, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? जहाँ पर पाई का मान दिया है 22/7। ठीक है, यहाँ पर इसका संकेत भी दिया गया है। क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं आगे। तो क्या है कि हमें 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, पहले 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाएंगे और उनकी हम जो कुल लंबाइयां हैं उनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। कुल लंबाई क्या होगी? तो वो हो जाएगी, चूंकि यहाँ पर पाई दिया गया है पाई का मान, तो कुल लंबाई होगी पाई 0.5 प्लस पाई 1 प्लस पाई 1.5। इसी प्रकार से ये जुड़ती जाएगी पाई 2.0 प्लस ऐसे आगे डॉट 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 ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कहाँ तक है ये
13 है, ठीक है, 13 तक जाएगी, यानी लास्ट में जो आएगी पाई 6.5, ठीक, यहाँ तक जाएगी। चूँकि त्रिज्या, यहाँ पर हम इसका पहले एक चित्र बना लेते हैं कैसा है। यहाँ पर ये था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे ये मिलती गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अर्धवृत्त हो गया, ठीक, फिर नीचे ये अर्धवृत्त हो गया, फिर ये अर्धवृत्त हो गया, फिर ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है, और फिर ये ऊपर बड़ा वाला हो गया। इस प्रकार से ये सर्पिल बना हुआ है। तो यहाँ पर L1 L2, इसको अगर हम L1 मान लें तो ये कितना हो जाएगा L2, ये हो जाएगा L3, ये हो जाएगा L4, ठीक, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो चूंकि त्रिज्या R वाले अर्धवृत्त की लंबाई, त्रिज्या R वाले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होती है, पाई R, ठीक है। अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है, अर्धवृत्त की लंबाई जो होती है पाई R होती है, क्योंकि पूरे की होती है 2 पाई R, तो अर्धवृत्त की हो जाएगी उसकी आधी पाई R, ठीक, ये हो जाएगी पाई R। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर अगर हम पाई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, और 0 पॉइंट अगर 1 भी कॉमन ले लें साथ में तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 2 3 4 और एक ये 6 तक, ये बचेगा इतना सेंटीमीटर में, ठीक। यहाँ पर हम पाई 0.5, तो यहाँ पर पद कितने हैं, पूरे 13 पद हैं, ठीक है। तो 13 पद हैं जब, तो 13 पदों का हम योग निकाल देंगे, कितने, 13 पदों का योग। और पदों का योग हमने पहले ही बता दिया था, कैसे निकालते थे, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला था। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं पढ़ पाई है या किसी कारण से छूट गई है, तो उनकी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप जा कर के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पाई और 0.5 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये पूरे पद कितने हैं, 13, तो 13 पदों का हम योग लगा देंगे, 13 पदों का योग लगा देंगे, तो आ जाएगा 13/2। अब 2A, यहाँ पर A का मान 1 है, प्लस N-1 यानी 13-1 इंटू D, D क्या है, 2 में से हम 1 घटा देंगे, 1 ही आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको हल कर देंगे। पाई का मान चूंकि क्वेश्चन में दिया था पहले से 22/7 गुणे 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर 13/2, 2 एकम 2 प्लस 13 में से घटा देंगे, बचेगा 12 और 12 एकम 12, तो 22/7 गुणे 1/2 गुणे 13/2
गुणे 12 और 2 14। 7 से इसको काट देंगे, 7 दूना 14, 2 से ये 2 कट जाएंगे, 2 से ये 22 कट जाएंगे 11 बार। तो यहाँ पर ऊपर बचा है 11 1 13, तो 11 और 13 का हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 11 3 33 और 11 1 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर ये आ गया है। ठीक है, ये आ जाएगा क्रमागत 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। ठीक है, तो 143 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 19वां क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लिखा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। चित्र भी बना हुआ है, लिखा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ऐसे ही लट्ठे ऊपर की ओर कम होते जाते हैं। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये बने हुए हैं। ये पहला लट्ठा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर पहली पंक्ति में कितने हैं 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 18 लट्ठे हो जाएंगे। फिर ऐसे ही ऊपर तक बढ़ते जाएंगे और कुल लट्ठों की संख्या कितनी दी गई है 200 लट्ठों की संख्या दी गई है। तो इनको हमें ये बताना है कि कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी, इन 200 लट्ठों की कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कुल कितने लट्ठे होंगे ये बताना है। तो लट्ठों की संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे लट्ठों की कुल संख्या, लट्ठों की कुल संख्या यानी हमें SN दिया गया है कितना 200। ठीक है, SN कितना दिया गया है 200। प्रथम पंक्ति के लट्ठों की संख्या, प्रथम पंक्ति की यानी जो प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति के लट्ठों की संख्या कितनी है 20, यानी ये प्रथम पद हो गया है A का मान। ठीक, और दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति के लट्ठों की संख्या कितनी है 19। ठीक है, तो ये हो गया A2, ये A1 मान लेंगे, ये A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सारवंतर निकाल सकते हैं, सारवंतर यानी D का मान कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 यानी 19 में से हम 20 माइनस कर देंगे
तो -1 हो जाएगा डी का मान। ठीक, ये हो जाएगा डी का मान। अब यहाँ से हम Sn बराबर निकालना है, यानी Sn का मान तो यहाँ पर दिया है 200, n का मान निकालना है हमें। क्या निकालना है? n का मान। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200 दिया है। n/2 ज्यों का त्यों, 2 a का मान कितना है? a का मान 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान है -1 बराबर 200। 2 को उधर ले जाएंगे तो n 20 दूना 40 माइनस हो जाएंगे n-1, 2 उधर जाएंगे 400 हो जाएंगे। यहाँ पर n का गुणा कर देंगे हम तो 40n माइनस n² प्लस n बराबर 400। इसका पक्षांतर कर देंगे, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा n² माइनस n माइनस, अच्छा ये 40n है और एक n ये है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 41n और प्लस के 400 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया है एक द्विघात समीकरण। ठीक, ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। तो यहाँ से हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड कर देना है, यानी n का मान निकाल लेना है। तो n² माइनस 26 प्लस कर देंगे हम 25 और 16 और 25 n प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ पर हम n² माइनस के 16n और माइनस के 25n प्लस 400 बराबर 0। n अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 16 माइनस यहाँ पर 25 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि n माइनस 25 को अगर हम 0 करते हैं, यदि n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा? 25। n बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या, तो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या, 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी? a प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे हम। a का मान कितना था हमारा? 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -1। तो 20 यहाँ पर हो जाएंगे माइनस 25 में से घट जाएंगे 24 या माइनस के 4। तो ये माइनस के 4 हो गए हैं, यानी जो लट्ठे हैं पहली पंक्ति में वो -4 में आए हैं। तो जो लट्ठों की संख्या है वो माइनस में नहीं आ सकती है, ये अमान्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा।
ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या होती है वो माइनस में नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यहाँ पर माइनस में आया है, तो ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये अमान्य हो जाएगा। फिर यदि हम n माइनस 16 बराबर 0 रखते हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो इसके लिए भी हम 16वीं पंक्ति में अगर हम लट्ठों की संख्या निकालेंगे तो 16वीं पंक्ति में कितना आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, तो a का मान वही 20 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 गुणे माइनस 1, तो 20 माइनस के 15 एकम 15, यानी यहाँ पर जो निकल रहा है 5। कितना आया है 5। यहाँ पर जो 5 आया है तो इसका मतलब है कि जो 16वीं पंक्ति है, 16वीं पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या एक प्राकृतिक संख्या आई है, कितनी है 5 लट्ठे हैं। तो यहाँ पर 16 एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, यानी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जो लट्ठों की संख्या है वो भी 5 एक राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4 आ रहा था वो माइनस में है, इसलिए वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती है जो लट्ठों की संख्या है वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, वो हमेशा प्लस में ही आएगी। तो जब ये माइनस में है तो n का मान 25 भी अमान्य होगा। जब n का मान 16 रख दिया हमने तो 16वीं पंक्ति में अगर हमने लट्ठों की संख्या निकाली है तो वो एक वैलिड मान निकला है, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगी लट्ठों की संख्या और कुल पंक्तियों की संख्या आ जाएगी 16। तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन है इसका 20वां क्वेश्चन है आलू दौड़, ठीक है। चित्र दिया गया है, इसका भी दिया गया है, ठीक है। जिनको अभी भी इनमें किसी भी प्रकार का डाउट हो, ठीक है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें सर ये दिक्कत आ रही है इसको समझने में, तो उसको हम फिर से बता देंगे। और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 20, 20वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लिखा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति भी बनी हुई है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक कोई सीधी रेखा है, यहाँ पर एक बाल्टी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक बाल्टी बनी हुई है, यहाँ पर आलू रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से पहले आलू की जो दूरी है वो 5 मीटर है, ठीक है। बाल्टी से पहले आलू की दूरी जो है कितनी है 5 मीटर, और फिर दूसरे आलू से दूरी कितनी है 3 मीटर। फिर 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखे हुए हैं, 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कितने आलू रखे गए हैं 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। 10 आलू रखे गए हैं। कितने हो गए 2 4 6 8 1 9 और 1 10। ये 10 आलू हैं, तो प्रत्येक को यहाँ से उठाना है और यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ से फिर ये दौड़ेगी, फिर ये उठा के फिर इसमें डालेगी, फिर दौड़ेगी यहाँ से, फिर यहाँ पर ये उठा के डाल देगी।
इसी प्रकार से पूरे 10 के 10 आलू उठाना है इसको। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इन सभी आलूओं को उठाने में प्रतियोगी कुल कितनी दूरी तय करेगी, कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं समांतर श्रेणी के माध्यम से। देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। तो पहले आलू, दूसरे आलू, तीसरे आलू और चौथे आलू, इनको उठाकर बाल्टी में डालने तक दूरियां क्रमशः कितनी होंगी। जो पहले आलू को उठाने के लिए पहले तो वो यहाँ से इधर जाएगी, फिर यहाँ से इधर आएगी। तो पहले आलू को उठाने के लिए 5 मीटर ये और 5 मीटर ये आने का और जाने का, ये हो जाएगा। तो पहले आलू को उठाने के लिए चलेगी दूरी, पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 2, यानी 5 मीटर यहाँ गई और फिर 5 मीटर वापस आई। तो 5 गुणे 2 यानी 10 मीटर। फिर दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 2, ये तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5, फिर ये 3, दूसरे आलू को, ये तो 5 है, फिर ये 3 है, तो ये हो जाएगी 5 + 3, यानी एक साइड से कितनी दूरी चल रही है, 5 और फिर ये 3, 5 + 3, फिर वापस भी आ रही है, तो यहाँ पर 2 का गुणा और हो जाएगा, यानी 5 × 3 = 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार से तीसरे के लिए कितनी हो जाएगी, 5 3 3, 5 3 3 और गुणे 2, 5 3 8 3 11 दूनी 22, ये हो जाएगी। इसी प्रकार से चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें 10वें के लिए ये चलेगी। तो जो कि यहाँ पर ये संख्या मिल रही है, हमें क्या क्या मिल रही है, 10 16 22, इसके बाद और आगे ये चली जाएगी। तो ये जो श्रेणी बन रही है वो क्या है, एक एपी है। क्या है, एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी एक समांतर श्रेणी है। ये जो श्रेणी बन रही है वो कैसी श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, पदों का योग, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग, यानी S10 का मान हमें निकालना है, ठीक। यहाँ पर A का मान क्या दिया गया है, 10, और D का मान कितना है, दूसरा पद 16 है, तो 16 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6, ठीक। N का मान 10 दिया ही है, तो S10 बराबर हो जाएगा 10/2 कोष्टक में 2, A का मान है 10 + N यानी 10 - 1 × D का मान है 6। यहाँ पर हो जाएंगे 5, 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 घटा देंगे 9 और 9 छक्के 54, 5 गुणे 54 और 20 जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 74, बराबर 5 का गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 और 5 7 35 और 2 37, यानी 370 मीटर, 370 मीटर कुल दूरी चलनी पड़ेगी।
यानी इन 10 आलूओं को उठाने के लिए और उठाकर के बाल्टी में डालने के लिए प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जो कि हमने एक समांतर श्रेणी के माध्यम से इसको सॉल्व कर दिया है। इसका मान कितना निकला है? 370। कितना निकला है? 370 मीटर। तो इस प्रकार से ये हमारी समांतर श्रेणी समाप्त हुई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगली क्लास में मिलेंगे हम और एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया लाइक कर लें वीडियो को और जितना हो सके शेयर करते रहें। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो जो नई वीडियो आएगी, नई क्लास आएगी, उसकी जानकारी आपके लिए नहीं मिल पाएगी। और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार से हमारी वीडियो यानी क्लास से वंचित रह जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।